Assalamu alaikum dear students. I hope and pray that you all are safe and fine. In the last lecture we had discussed about the canons of lending, and amongst the canons of lending we have seen the first canon of lending, that was the character. It was the personal character and then the professional character. So I have talked about the ECIB report and how it is useful and how it can be used. So today we will be moving forward amongst the second canon of lending, and that second canon of lending is capacity. This is an evaluation of the company's ability to repay the loan. The bank needs to know how you will repay the funds before it will approve your loan. It's pretty simple. Now here just take a simple example कि अगर आपसे कोई लोन लेने आता है, इवन लेट्स टॉक अबाउट एनी फ्रेंड ऑफ यू, जब वो आपसे लोन लेने आता है तो आप, जैसे मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले आप उसका कैरेक्टर देखते हैं कि क्या इसका कैरेक्टर ये हैबिचुअल तो नहीं है, या ये पैसा वेस्ट तो नहीं करता, ऐसा तो नहीं है कि इसका कैरेक्टर ये और भी 10 बंदों से लेके पैसा खा जाता है. सो वी हैव सीन द कैरेक्टर राइट नाउ. ये वैसा ही है जैसे आप अपने दोस्त को लोन दे रहे हैं या बैंक किसी कस्टमर को लोन दे रहा है. देन द सेकेंड थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड इज़ कि ठीक है, इसका कैरेक्टर तो ठीक है, ये हैबिचुअल नहीं है, कभी कभी ज़रूरत के वक्त पैसा लेता है लेकिन वापस भी कर देता है टाइमली, कभी ओवर ड्यू नहीं किया. द सेकेंड थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड इज़ कि क्या ये वापस भी कर सकता है, इसकी कैपेसिटी है इतनी. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है, उसकी सैलरी 50,000 रुपये है, वो आपसे 25,000 रुपये का लोन मांगता है. तो पहले आप देखेंगे कैरेक्टर आपने उसको पास कर दिया कि ठीक है ये वापस कर सकता है. सेकेंड थिंग आप देखेंगे कि 25,000 ये लोन ले रहा है तो क्या 25,000 वापस भी कर सकता है. आप देखते हैं कि हाँ यार इसकी सैलरी 50,000 के करीब है तो ये 25,000 तक मैनेज कर लेगा, वापस कर लेगा. बट द नेक्स्ट थिंग इज़ कि क्या उसकी सैलरी अगर 50,000 है और वो आपसे 5 लाख रुपए का लोन मांग रहा है, नाउ यू विल थिंक मोर अबाउट इट, क्योंकि उसकी कैपेसिटी आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो गई है. ये नहीं है कि कैपेसिटी है नहीं, वो सेविंग करके हो सकता है 2 साल 3 साल 5 साल बाद आपको वापस कर देगा. बट देयर विल कम a point in your mind कि इसकी कैपेसिटी इसको मुश्किल होगी. सो दिस इज़ व्हाट टू वी आर रेफरिंग एज द कैपेसिटी. अब कैपेसिटी को मैं कहता हूँ कि 50,000 उसकी सैलरी है और वो 5 लाख रुपए का लोन मांग रहा है और साथ में वो कहता है कि मैं 1 साल में वापस कर दूँगा. अब यहाँ पे आप अगर सिंपल सी कैलकुलेशन करें, 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी लेट से 1 साल की 6 लाख रुपया सैलरी बनती है. तो 6 लाख रुपए की सैलरी में वो 5 लाख रुपए आपको कैसे वापस कर सकता है, जब उसके एक्सपेंसेस भी हैं, ऑब्वियसली उसके कोई हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर होगा. सो आप देखते हैं कि उसकी कैपेसिटी नहीं है. अगर उसने ये लोन ले लिया तो चाहे उसका कैरेक्टर ठीक है लेकिन वो पैसा वापस नहीं कर सकेगा. सो एज पर द प्रेजेंट कैपेसिटी दैट लोन नज़र ही आ रहा है कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा. सो तो बैंकर भी ऐसे ही देखता है कि अगर कोई लोन लेने आ रहा है, चाहे वो कंपनी है, तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उसका प्रीवियस प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं, वो कितना पैसा निकाल सकता है सेल्स के थ्रू. और सिमिलरली अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसकी सैलरी के हवाले से डिस्कस किया जाएगा. सो ये देखा जाएगा कि क्या उसकी प्रेजेंट कैपेसिटी इतनी है कि वो वापस कर सकता है. सो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, स्ट्रेट अवे आप उसको रिफ्यूज़ कर देंगे या बैंकर कस्टमर को रिफ्यूज़ कर देगा कि आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप इतना पैसा वापस कर सकें. लेकिन उसके बाद वो आपको कहता है कि जो पैसा मैं आपसे लोन ले रहा हूँ 5 लाख रुपया, मैं इसको अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ करने में लगा रहा हूँ. दैट मीन्स अगर किसी कंपनी की एग्जांपल लेते हैं तो कंपनी कहता है मैं इसे एक नया कोई मशीन खरीद रहा हूँ, वो मशीन इतनी प्रोडक्शन देगी, वो प्रोडक्शन के बाद इतने की सेल होगी और उस सेल से मुझे इतना प्रॉफिट आएगा. सो जो कैपेसिटी आप आज 50,000 रुपये मेरी मेजर कर रहे हैं, ये बढ़ के 3 लाख रुपया हो जाएगी पर मंथ. सो दैट मीन्स अब हम बात कर रहे हैं उसकी कैश फ्लो की, फ्यूचर कैश फ्लो, उसके आने वाले वक्त में उसको कितना पैसा मिलना है. सो प्रेजेंट प्लस फ्यूचर कैश फ्लोज दोनों चीज़ें मिल के उसकी कैपेसिटी बनाएंगी कि क्या वो पैसा वापस कर सकता है. सो अ बैंकर मस्ट मेक श्योर दैट द पर्सन, द इंडिविजुअल और द कंपनी और द फर्म और एनी इंस्टीट्यूशन विच हैज़ कम टू बैंक फॉर टेकिंग लोन, whether it has capacity to repay or not. If the repayment capacity is not available, we'll have to see the future cash flows. अगर वो भी मिल के उसकी कैपेसिटी नहीं बन रही, वो आपको एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट देगा, बताएगा, सारी डिटेल बताएगा कि मैं ये काम करूँगा आपके पैसों से, यहाँ मैं पैसों को इन्वेस्ट करूँगा, उससे इतना मुझे रेवेन्यू मिलेगा और इस रेवेन्यू में से इतनी मेरी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और इस तरह मैं आपको रीपे कर दूँगा. सो इफ़
You are satisfied being a banker. If you are satisfied with that feasibility report, you will go ahead. या अगर आपको उस बिज़नेस के बारे में, उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बहुत डिटेल्स नहीं पता, तो आप इसको थर्ड पार्टी आउटसोर्स भी कर सकते हैं। जैसे बहुत से इदारे हैं, फर्गूसन्स है, अर्न्स्ट एंड यंग है, इसी तरह तहसीर हद, बहुत से ऑडिटिंग फर्म्स हैं। आप उनको ये रिपोर्ट सेंड करके उनसे एक ओपिनियन ले सकते हैं कि क्या ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट ठीक है। सो वो आपको ओपिनियन देते हैं। सो बाय एनी मीन्स यू नीड टू जज और यू नीड टू गेट योर सेल्फ एक्नॉलेज्ड एंड इन्फॉर्म्ड कि क्या इसकी कैपेसिटी इतनी होगी कि आने वाले वक्त में पैसा वापस कर दे। सो इफ़ you are satisfied with this canon of lending, first personal character or professional character, then the capacity. If you are okay with those two canons of lending, then we'll be moving towards the third one. So capacity to repay is very important. Then there is capital. It's the borrower's stake in the project and the regulatory requirements. ये दो एस्पेक्ट में हम देखेंगे। कैपिटल से मतलब है वो पैसा जो मालिकाना तौर पे लगाया जा रहा है, ऑनरशिप के तौर पे लगाया जा रहा है। एक पैसा होता है जो लोन लिया जा रहा है। लोन मीन्स क्रेडिट, वो आपको कहीं ना कहीं वापस करना है। और अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करके उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं एज एन ऑनर, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। So borrowed capital is different thing, owner's capital is different thing. Borrowed means you have to pay that back, and owners mean that you are owner and you will share profit or loss and so on. So let's say कि कोई कंपनी आई है बैंक के पास, you being the banker आपके पास आती है और आपको कहती है कि मैं एक नया प्लांट लगाना चाहते हैं हम लोग, और उसके लिए 10 मिलियन का लोन चाहिए। तो कैरेक्टर देखा जाएगा कंपनी का, कैरेक्टर ठीक है, प्रोफेशनल हिस्ट्री ठीक है। देन कैपेसिटी देखी जाएगी, कैपेसिटी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाई जाएंगे, उसमें देखा जाएगा कंपनी की सेल कितनी है, कंपनी का प्रॉफिट कितना निकलता है, क्या उस प्रॉफिट में से अगर लोन की इंस्टॉलमेंट निकाली जाए तो फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल रहती है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं असेस की जाएंगी। और फिर तीसरी चीज़ जो पूछी जाएगी कि बताएं आपका स्टेक क्या है। मतलब अगर आप 10 मिलियन का लोन बैंक से लेने आ रहे हैं तो आप अपना पैसा इस प्रोजेक्ट में कितना लगा रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि हम अपना पैसा नहीं, सारे का सारा पैसा बैंक से ही ले रहे हैं, तो फिर बैंकर इस पे ऊपर एतराज़ करेगा कि इसमें आपका भी स्टेक होना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, तो वो तो बैंक डूब जाएगा, या आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, सारा पैसा तो बैंक का लगा हुआ है। सो आप अपना स्टेक इंक्लूड करें। लेट्स डू इट इन अ रेशो ऑफ 40-60 कि जी 40% आप अपने प्रोजेक्ट में अपने पास से फाइनेंसिंग करें, इंटरनल फाइनेंसिंग करें, और 60% आपको बैंक देता है। यानी कि 10 मिलियन में से 4 मिलियन पास से लगाएं, 6 मिलियन बैंक देता है। सो दैट मीन्स यू नीड टू मेक श्योर कि जो बोरोवर है उसका भी उस प्रोजेक्ट में कोई ना कोई स्टेक हो। सो दिस इज़ द थर्ड कैनन ऑफ लैंडिंग विच इज़ कॉल्ड कैपिटल, के बोरोवर का जो लोन लेने आया उसका अपना स्टेक क्या है प्रोजेक्ट में। और फिर कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी हैं। प्रूडेंशियल रेगुलेशंस एक चीज़ होती है जो सेंट्रल बैंक इशू करता है, जिसके अंदर तमाम रूल्स रेगुलेशंस होती हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए। कमर्शियल बैंक को वो सेंट्रल बैंक के, स्टेट बैंक के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उन प्रूडेंशियल रेगुलेशंस में लिमिट लगा देता है कि एक कस्टमर को या कंपनी को या बोरोवर को इतनी अमाउंट से ज़्यादा आप फाइनेंस नहीं कर सकते या लोन नहीं दे सकते। ये दोनों कैपिटल्स पे, उस कंपनी के कैपिटल पे भी डिपेंड कर सकता है और बैंक के कैपिटल पे भी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, प्रूडेंशियल रेगुलेशन में लिखा है कि किसी भी बोरोवर या कंपनी का जो कैपिटल है उसका 10 टाइम से ज़्यादा बैंक फाइनेंस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है बैंक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखना पड़ेगा कि कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है, उसको 10 से ज़रब दे दें, और जो आता है उससे ज़्यादा लोन नहीं दिया जा सकता। या प्रूडेंशियल रेगुलेशन में लिखा है कि 25% बैंक के कैपिटल से ज़्यादा कस्टमर को बैंक भी नहीं दे सकता। सो बैंक अपनी इक्विटी देखता है, अपना कैपिटल देखता है, और फिर बैंक उसका 25% लेता है। जो अमाउंट आती है बैंक उस पैसे से ज़्यादा किसी एक बोरोवर को नहीं दे सकता। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो थर्ड कैनन ऑफ लैंडिंग में हम स्टेक भी देखेंगे, बीइंग अ बैंकर और बीइंग अ लेंडर, कि बोरोवर हमसे पैसा मांग रहा है, उसका स्टेक क्या है प्रोजेक्ट। और फिर हम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी देखेंगे, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस भी देखेंगे कि क्या हम उन तमाम रूल्स रेगुलेशंस पे पूरा उतर रहे हैं लोन देते हुए। सो दिस इज थर्ड कैनन ऑफ लैंडिंग। देन देयर इज कोलैटरल।
कोलैटरल हम कहते हैं जी मशीनरी, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड अदर बिजनेस एसेट्स दैट कैन बी सोल्ड ऑफ इफ a borrower fails to repay the loan are considered collateral. हमने अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. पहले कैरेक्टर देख लिया, फिर कैपेसिटी देख ली, फिर कैपिटल देख लिया, फिर हम कहते हैं कि जी ये सब ठीक है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी देख ली, आपका कैरेक्टर भी ठीक है, कैपेसिटी भी है आपके पास, आपने पैसा भी अपना लगा लिया कैपिटल के तौर पे, लेकिन वी डू नॉट नो अबाउट द फ्यूचर. हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट वैसे प्रूव ना हो जैसे आपने बनाई है, कुछ चीज़ें एडवर्स हो जाए, जैसे आजकल पैंडमिक है, सारे बिजनेस प्लान्स फेल हो गए, या बहुत सारे बिजनेसेस जो अच्छे चल सकते थे या चल रहे थे वो फ्लॉप हो गए. सो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए बीइंग अ बैंकर यू नीड सिक्योरिटी, और वो सिक्योरिटी फिर मुख्तलिफ हो सकती है. वो मशीनरी भी हो सकती है, वो रिसीवेबल्स भी हो सकते हैं, कोई स्टॉक भी हो सकता है, सो ऐसी, या लैंड बिल्डिंग भी हो सकती है. सो बैंक जब लोन देने पे एग्री होगा तो साथ में उससे पहले सिक्योरिटी डिमांड करेगा, जिसको हम कोलैटरल कहते हैं. दिस इज़ द फोर्थ कैनन ऑफ लेंडिंग. विदाउट कोलैटरल इसमें भी ना, एक तो बैंक खुद से रिस्क नहीं लेना चाहता कि अगर पैसा वापस ना आ सका या बोरोवर ने पैसा वापस ना दिया तो कुछ ना कुछ एसेट होना चाहिए जिसको बेच के बैंक अपना पैसा रिकवर कर ले. और इसके साथ साथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी हैं. सेंट्रल बैंक भी कहता है कि आप बगैर सिक्योरिटी के एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते. सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. कोलैटरल इज़ कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ रीपेमेंट. बैंक वांट टू कैश पेमेंट्स बैंक्स वांट टू कैश रीपे द लोन, नॉट सेल ऑफ बिजनेस एसेट. सो हम ये कह सकते हैं कि कभी भी बैंक का प्राइमरी पर्पज़ ये नहीं है कि वो कोलैटरल को सेल कर दे. बैंक का प्राइमरी पर्पज़ यही है कि उसने लोन दिया है, उसको उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलके आराम से वापस आ जाए. इट इज़ द लास्ट ऑप्शन टू द बैंक कि उसको कोलैटरल बेचना पड़े. सो बैंक नॉर्मली ट्राइज टू डू मैक्सिमम एफर्ट कि अगर कोई लोन वापस नहीं भी आ रहा तो उसे निगोशिएशन कर ले, एडजस्टमेंट कर ले, किसी ना किसी तरीके से पैसा वापस आ जाए. दिस इज़ द रिजोर्ट कि अगर पैसा किसी भी तरीके से वापस नहीं आ रहा तो फिर बैंक उस कोलैटरल को सेल करने के लिए चला जाता है. सो दैट मीन इट इज़ नॉट अ प्राइमरी सोर्स कि जिससे बैंक अपना पैसा रिकवर करे, बल्कि बैंक का प्राइमरी सोर्स हमेशा वही रहेगा कि कस्टमर पैसा वापस दे दे. अलबत्ता अगर वो पैसा वापस नहीं दे सका तो फिर बैंक इस एसेट को, इस कोलैटरल को बेच देगा और अपना पैसा रिकवर कर लेगा. The last thing is conditions. So character, capacity, जिसको कैश फ्लो के साथ हमने मर्ज किया, then capital, then collateral, and lastly conditions. So this is an overall evaluation of the general economic climate and the purpose of the loan. For example, एक कस्टमर आपके पास आता है और वो आपको कहता है कि मुझे लोन दे दें, मैंने जो डेस्कटॉप पीसीज होते थे आज से 15 साल पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है या उसका प्लांट लगाना है. तो आप देखते हैं कि इसका कैरेक्टर भी ठीक है, इसकी कैपेसिटी भी है, आप इसका कैपिटल अपना पैसा भी लगा रहा है, ये कोलैटरल भी दे रहा है, सिक्योरिटी भी दे रहा है, लेकिन जिस बिज़नेस में ये इन्वेस्ट करने जा रहा है इकोनॉमिक कंडीशन उसको सूट नहीं करती. अब सब लोग लैपटॉप पे चल रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, मोबाइल्स आ गए हैं, पाम टॉप्स मौजूद हैं. तो अब आप एक पुरानी टेक्नोलॉजी बना के उसको कैसे सेल करेंगे और सेल करने के बाद कैसे पैसे कमाएंगे और फिर बैंक को भी लोन रीपे करेंगे. सो बैंक को ना सिर्फ उस पर्सनल कैपेसिटी में उस बोरोवर को देखना है बल्कि ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस को भी देखना है. सो अगर इकोनॉमिक कंडीशंस फेवरेबल हैं, उस बिज़नेस के साथ अलाइंड हैं, वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल लगता है, तो फिर बैंक इस पे गो अहेड करेगा या आगे सोचेगा लोन देना या ना देना. लेकिन अगर वो इकोनॉमिक कंडीशंस को ही सूट नहीं करती तो बैंक यहाँ से ही रेजिस्ट करेगा, डिस्पाइट के पहले 4 कैनन्स ऑफ लेंडिंग ठीक थे. एंड ऑल्सो वट रेट एंड चार्जेस शुड बी ऑफर्ड टू कस्टमर एंड बोरोवर. सो ऑब्वियसली हर कस्टमर का रिस्क मुख्तलिफ है. जैसे मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दी थी कि आप एक बैंकर हैं और आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल लोन लेने आए हैं, एक टीचर लोन लेने आए हैं, एक गार्ड लोन लेने आया है, एक पॉलिटिशियन लोन लेने आया है. तो आप देखते हैं कि ये लोन जो है ये मुख्तलिफ अमाउंट का भी हो सकता है और हर इंडिविजुअल के साथ एक मुख्तलिफ रिस्क एसोसिएटेड है. हो सकता है प्रिंसिपल के साथ रिस्क कम हो सकता है टीचर के साथ रिस्क ज़्यादा हो या कम हो, सिमिलरली गार्ड के साथ रिस्क ज़्यादा हो या कम हो. सो बेस्ड ऑन दैट रिस्क आप उसका रेट असाइन करते हैं बैंक में. फाइनेंस में नॉर्मली ये कहा जाता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड. सो जितना ज़्यादा रिस्क बैंक ले रहा है उतना ज़्यादा बैंक रिवॉर्ड भी फिर लेता है, उसका रेट भी हाई देता है. यानी कि अगर एक
कम रिस्क वाले बंदे को 10% पे लोन देने पे बैंक एग्रीड है, तो ज़्यादा रिस्क वाले को 10 पे नहीं बल्कि शायद 12, 13, 14, 15% पे लोन देने के लिए रेडी होगा। सो वो लोन कितने रेट पे दिया जाएगा, वो लोन कब वापस आएगा, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी क्या होगी, वो डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से एसेट दे रहा है सिक्योरिटी के तौर पे, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन साइन होगी। सो ये सारी चीज़ें हम कंडीशंस में ओवरऑल इसको इम्प्लांट कर देते हैं। सो समराइजिंग ऑल दोज थिंग्स, हम कहते हैं कि हमने देयर आर 5 C's ऑफ क्रेडिट, 5 कैनन्स ऑफ लेंडिंग और 5 कैनन्स ऑफ क्रेडिट। कैरेक्टर, जिसको हमने क्रेडिट हिस्ट्री कह दिया, देन कैपेसिटी, जिसको हमने एसेसेस बोरोवर्स डेट टू इनकम रेशो कह दिया। फिर कैपिटल, इट इंडिकेट्स द बोरोवर्स लेवल ऑफ सीरियसनेस कि उसका अपना स्टेक कितना है। देन कोलैटरल ऑफर्स द एश्योरेंस दैट इफ द बोरोवर डिफॉल्ट्स ऑन द लोन द लेंडर कैन repossess the collateral, and lastly conditions, factors like interest rate, amount of principal। so अगर हम इन सारी डिस्कशन को कंक्लूड करें तो ये एक चार्ट जो है ये आपके सामने आता है। सो आई होप कि ये कैनन्स ऑफ लेंडिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। जो नहीं समझ आया होगा, we obviously have the Zoom sessions and the classes, you can ask all those questions in those class. Till then, stay safe, jazakallah।